नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस सप्ताह विशेष में। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। इस सप्ताह राजधानी जयपुर में बिहार संग्रहालय द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में न केवल बिहार की लोक कलाओं को प्रदर्शित किया गया, तो वहीं साथ ही साथ खास मधुबनी पेंटिंग्स को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं पद्मश्री पुरस्कृत कलाकारों ने भी अपने विचार साझा किए। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिहार की कला और संस्कृति को समर्पित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में बिहार की मधुबनी सहित विभिन्न कला विधाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। बिहार संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार की कला को विश्व पटल पर पहुंचाने वाले कलाकार भाग ले रहे हैं। बिहार की लोक कलाओं की बात करें तो प्राचीन समय से ही, मॉडर्न पीरियड की बात करें, उस समय से बिहार की लोक कलाएं देश दुनिया को आकर्षित करती रही है और आज भी आकर्षित कर रही है। बिहार ने अपनी लोक कलाओं को जागृत रखा है और समय के साथ जो बदलाव आया है, बिहार के लोक कलाकारों ने, बिहार की सरकार ने लोक कला को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी क्रम में बिहार की लोक कलाएँ आज भारत के जो दूसरे राज्य हैं उसकी तुलना में बिहार के में लगभग 16 पद्मश्री कलाकार हैं जो लोक कलाकार हैं। मैं बिहार की लोक कला टिकुली पेंटिंग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 50 साल से। पिछला साल 2024 में मुझे भारत सरकार द्वारा इस पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि टिकुली पेंटिंग से जुड़े हुए जितने लोगों का है उनका है, बिहार सरकार का है। इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे भारत सरकार द्वारा इस तरह का सम्मान दिया गया। बिहार का जो टिकुली पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है टिकुली से आया है। कहा जाता है कि टिकुली जो लगाने का प्रथा है ये मौर्य पीरियड से चालू हुआ और उसी पीरियड से टिकुली का जो प्रोडक्शन होता था वो चालू है। बिहार म्यूजियम के अपर महानिदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बिहार की लोक कलाओं और संस्कृति की भव्यता को प्रमोट करना है। इस प्रदर्शनी में पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास सहित विभिन्न कलाकार भाग ले रहे हैं। बहुत हम लोग को ये जो है ना आगा, हम लोग तो सारा ज़िंदगी यही काम किए हैं, आगे बढ़ाने में हम सहयोग करती हैं, बच्चे लोग को सिखाती है। आजकल जो ये परंपरा हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में जनेऊ होते, मंडप सजाते तो उसमें चित्रकला जरूरी होना ज़रूरी है। शादी में कोबर घर होना वो ज़रूरी है। तो उसमें वो अपना कोई कोबर घर बनाते तो कुछ उसमें मतलब होते हैं तो बनाना ज़रूरी है। तो वो पारंपरिक चीज़ है, दादी करते, मम्मी करते, अब या हम लोग करते हैं। उसको बचा करके संस्कृति को जहाँ तक संभव है तो अपना बिहार में बचा के रखे हैं। फिर बारी बारी जहाँ बुलाए हैं वहाँ तक इस चीज़ को हम विकास किए हैं। जैसे कि मैं पोस्टर पर तो जैसे कि धार्मिक चीज़ों के भगवान का चित्रण करती हूँ, या कैमल का हो गया या बुद्ध भगवान का हो गया, जो मने कि मिला वो हम फोटो बनाते हैं। और इसमें हम एंकर धागे का यूज़ करते हैं। रंगोली का थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग नहीं आता है, एंकर धागे का अच्छा शाइनिंग आता है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम से न केवल लोगों को बिहार की लोक कलाओं को जानने का मौका मिल रहा है, बल्कि ख्यातिनाम कलाकारों से रूबरू होने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आज डिजिटलाइजेशन यानी आधुनिकता ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। भारतीय डाक भी इससे अनछुआ नहीं है। भारतीय डाक द्वारा एक आधुनिक प्रौद्योगिकी सिस्टम IT 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से अब डाक संबंधी हर सेवाओं को आप डिजिटल यानी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। आइए दिखाते हैं भारतीय डाक के इस नवाचार पे खास रिपोर्ट। भारतीय डाक द्वारा डाक सेवाओं में एक नए डिजिटल युग का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा
डिजिटल प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उन्नत डाक प्रौद्योगिकी IT 2.0 की शुरुआत की गई है। यह उन्नत डाक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म देश के 1,65,00,000 डाकघरों में तेज, अधिक विश्वसनीय और नागरिक अनुकूल डाक और वित्तीय सेवाएं लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आया है, ये कस्टमर फ्रेंडली भी है और ऑपरेटर फ्रेंडली भी है। आप अपने घर बैठे इसमें आर्टिकल को बुक कर सकते हो, वहीं पे भुगतान कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट रेज करोगे, पोस्टमैन आपके घर पे आएगा और उसको उठा करके आकर के सीधा डिस्पैच कर देगा। काउंटर पे आप आ रहे हो तो आप UPI के माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन सुविधा है। आप जैसे ही आपको 41 रुपये बने, किसी के 21 रुपये बनते हैं, किसी के 31 रुपये बनते हैं, आर्टिकल वेट और दूरी के हिसाब से, तो उसमें खुले पैसे की समस्या रहती है। अब इसमें वो चीज़ नहीं है। आपने अपना मोबाइल निकाला, जो भी UPI आप यूज करते हैं, आपने QR कोड स्कैन किया और पैसा भेज दिया। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा जो है सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात यह है कि पहले वाला जो सॉफ्टवेयर था हमारे पास, वो आधा ऑनलाइन और आधा ऑफलाइन काम करता था। फिर शाम को उसके डाटा फेच होते थे, वो कभी कभी उसमें डिले भी होता था। अब ये रियल टाइम आपको बताएगा। कोई आर्टिकल डिलीवरी करने के लिए गया तो उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ GPS लोकेशन के साथ में आपको वो बताएगा कि ये आर्टिकल इतने इस लोकेशन पे डिलीवरी किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत विकसित यह प्रणाली डाक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को लाती है, जिससे कार्यप्रणाली सुगम होती है और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई प्रणाली में एकीकृत इंटरफेस, QR कोड आधारित भुगतान, OTP आधारित डिलीवरी और सटीकता में सुधार के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक डिजिपिन शामिल है। आज डाकघरों, डाक कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों सहित 1,70,000 से ज्यादा कार्यालय APT सिस्टम पर लाइव है। IT 2.0 को लेकर जो भारतीय डाक विभाग ने उसने कई प्रकार के नवाचार करे हैं। पुराना जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर हमारे पास कुछ कमियां थी, जिनके अंदर हमारा आधा जो सॉफ्टवेयर था वो ऑफलाइन बेसिस पे था, आधा ऑनलाइन बेसिस पे काम करता था। करंटली जो हमारा सॉफ्टवेयर है टोटली URL बेस्ड है और पूरा ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सर्वर के ऊपर रन करता है, जिसमें कोई भी आर्टिकल्स की बुकिंग होती है, किसी तरह के जो हम वर्क करते हैं, वो सारा वर्क जो होता है रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा जो बुकिंग की फैसिलिटीज़ है उसमें हमने कुछ चेंजेस करे हैं। पहले क्या होता था, कस्टमर्स को काउंटर्स पे आके बुकिंग करानी पड़ती थी। करंटली हमने ये फैसिलिटी रखी है कि जो कस्टमर है वो सेल्फ लॉगिन करेगा कस्टमर सर्विस पोर्टल पे जाके, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और सेल्फ बुकिंग कर लेगा। आर्टिकल्स को खुद बुक करेगा, वहाँ पे उसका पेमेंट करेगा। पेमेंट करके वो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, ड्रॉप ऑफ का और पिकअप का। अगर वो पिकअप फैसिलिटी यू चूज़ करता है तो उसको 50 रुपीज़ पिकअप के लिए पे करना पड़ता है। उसमें हमारा जो पोस्टमैन है वो कस्टमर के घर जाके उन आर्टिकल्स को पिक करता है। और अगर वो ड्रॉप ऑफ सर्विस को यूज़ करता है तो वो उन आर्टिकल्स को खुद जाके किसी भी पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस को उसने बुकिंग के टाइम सेलेक्ट किया है, वहाँ जाके ड्रॉप करके आ सकता है। IT 2.0 देश के हर कोने में तेज, अधिक विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित डाक और वित्तीय सेवाएं लाता है, जो समावेशिता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति भारतीय डाक की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। वहीं भारतीय डाक द्वारा ट्रेन, रिट्रेन और रिफ्रेश के सिद्धांत के तहत कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जयपुर मंडल में न केवल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ IT 2.0 के माध्यम से डिजिटल सेवाएं भी आमजन को प्रदान की जा रही हैं। जयपुर मंडल के प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि इस उन्नत डाक प्रौद्योगिकी के माध्यम से OTP आधारित डिलीवरी, एकीकृत उपयोगकर्ता इंटरफेस, QR कोड भुगतान और बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक संपूर्ण डिजिटल समाधान जैसी सुविधाएं आम नागरिकों को मिल रही हैं। भारत सरकार की बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी में हमें सुकन्या समृद्धि खाता 10 साल तक की बेटियों के खोलने के लिए भारतीय डाक विभाग को अधिकृत किया हुआ है। तो ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम 1 लाख से अधिक जयपुर शहर में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोल चुके हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी मेल की बात है, डाक की बात है, तो जितनी जल्दी हम डाक भेज सकते हैं
पहले डाक हमारी ट्रेन से जाती थी, बसों से जाती थी, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता था। अब जयपुर शहर से दिल्ली के लिए जो है हमारे अपने माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान सर्कल ने दिल्ली के लिए सीधी ट्रकें लगा दी हैं। तो यहाँ से हम RMS भेजते हैं, RMS सीधा जो है ट्रक लोड करके सुबह 4 बजे 5 बजे तक हम दिल्ली अपनी डाक पहुँचा देते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा समय बचा है और धन भी बच रहा है और मैन पावर में भी जो है इसमें बचत हुई है उनकी, और डाक की त्वरित गति से जो है उसमें वितरण हो रहा है। IT 2.0 से भारतीय डाक ने एक आधुनिक तकनीक संचालित सेवा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को और पुष्ट किया है, साथ ही अपने विश्वास और बेजोड़ पहुंच की विरासत को भी जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान के पर्यटन भवन को अब नवीनता से चित्रकारी के साथ में राजस्थान की कला संस्कृति के साथ में सजाया जा रहा है। जी हां, राजस्थान का पर्यटन भवन अब राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के स्थापत्य और इतिहास से जगमगाता नजर आएगा। प्रसिद्ध चित्रकार रामू रामदेव की चित्रकारी अब पर्यटन भवन को सजाने में लगी हुई है। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के पर्यटन भवन में दिखेगी अब राजस्थान की सांस्कृतिक झलकियां, क्योंकि यहां आगामी पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर एक नई पहल की गई है, जिससे राजस्थान के पर्यटन को एक नई दिशा मिल रही है। आपको बता दें कि पर्यटन भवन में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जिससे पर्यटक राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी सभी जानकारियों को चित्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। पैलेस में रामू रामदेव जी हैं, आप उनको एंगेज करो, क्योंकि पैलेस में भी सारा काम आप ही देखते हैं। हमने रामू जी को अप्रोच किया और रामू जी ने, आप देख सकते हैं कि गणेश जी से लेके तीज माता की सवारी, उधर सारे मोनूमेंट्स, 4-5 फोर्ट्स बनाए हैं और रईस वर्क आप देख ही रहे हैं। तो एक जीवंत हो उठा पर्यटन भवन, और यहाँ से ये हो रहा है कि हर कोई पूछता है कि किसने बनाया। तो रामू जी को एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और हमारे लिए कि इतना सुंदर जो है पर्यटन भवन बन पाए। पर्यटन भवन में ये काम करके आपको और शोहरत मिली है। जब यहाँ काम कर रहे थे तभी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि भाई तुम्हें JKK में भी काम करना है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाते भी हैं। कला, संस्कृति और भित्ति चित्रण के लिए 35 करोड़ रुपए का घोषणा की है, जो राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर वहाँ की लोकल कला है, लोकल कलाकारों को प्रमोट करने के हिसाब से उन्होंने ये 35 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो कि इस कला जगत के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। तो ये उनकी जो पहल है, और मुझे लगता है ये अभी आज़ादी के बाद पहला ही ऐसा कोई अवसर आया जो किसी मंत्री ने और वित्त मंत्री साहिबा ने ये सोचा है। पर्यटन भवन की प्रवेश लॉबी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक नए डिजाइन पर काम किया जा रहा है। यहाँ कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न भित्ति चित्र, गणगौर और तीज की झांकी के अलावा हिल फोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के दृश्य भी दीवारों पर उकेरे गए हैं। इन पेंटिंग्स में 24 कैरेट गोल्ड वर्क का प्रयोग किया गया है, जिससे यह और अधिक आकर्षक और ऐतिहासिक नजर आती है। इसमें पूरे राजस्थान की कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, ये भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे तो किस तरह से शाही लाव लश्कर के साथ में, शाही पोशाक के साथ में, और राजघराने से किस तरह से तीज माता की सवारी निकलती है, वो मैंने इसमें दर्शाया। चूँकि मैं वहाँ बहुत करीब से इनको देखकर, शाही तख्त रवा अगर आप देखेंगे जिसमें माता जी विराजमान है, तो उसको एम्बोज किया हुआ है। जब माता जी का हमने ड्राइंग किया तो उसमें भी ऑर्नामेंट्स आप देखेंगे 24 कैरेट गोल्ड हमने उसमें यूज़ किया है, एम्बोज वर्क किया है, और राजस्थान की पूरी संस्कृति को झलकाते हुए, जैसे आगे आगे हाथी निशान पचरंगा ध्वज लेके चलता है माता जी के आगे, जो कि हमारी धर्म ध्वजा भी है। उसके साथ में ये चौकीदार हैं, चौबदार हैं, पोशाकी है, और ये आपके ADC हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, हथियारों के साथ में चल रहे हैं। ये कावड़ लेके माता जी का प्रसाद लेते हैं। तो सिटी पैलेस राज परिवार प्रासाद से निकल के ये पौंडीक उद्यान पधारते हैं माता जी, वहाँ भोग प्रसादी लेने के बाद में वापस सिटी पैलेस विराजते हैं रावड़े में। इसमें रियल गोल्ड वगैरह लगाया है, रियल गोल्ड लगाया है, और रियल
सिल्वर लगाया है इसमें, और जो कलर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं वो कुछ नेचुरल है और कुछ एक्रेलिक कलर करके हमने इसको बनाया है। गोल्ड के लिए हमने पहले इसमें एम्बोज करते हैं। एम्बोज के लिए मसाला तैयार किया जाता है, जिसमें कई जैसे स्टोन पाउडर वगैरह हुए वो चीज़ मिला के और फेविकोल वगैरह मिला करके पुरानी पद्धति से जैसे एम्बोज होता आया है उसी को हमने इसमें किया है। राजस्थान पर्यटन विभाग के इस नवाचार से विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित होंगे, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर की गई ये प्राचीन चित्रकारी उन्हें राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करेगी। पर्यटन भवन के स्वागत कक्ष की दीवारों को राजस्थानी संस्कृति और भित्ति चित्रों के माध्यम से सजाया गया है। साथ ही पर्यटन भवन में जयपुर की प्रसिद्ध तीज माता की सवारी, राजस्थान के प्रमुख किलों सहित टीकरी कला शैली को भी दर्शाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। यूं तो भारत को विश्व में योग की जन्मभूमि कहा जाता है, परंतु अब सीकर में योगा को आम जनजीवन में जागरूकता लाने के लिए एक खास पार्क का निर्माण किया गया है। नगर परिषद द्वारा इस पार्क को विकसित किया गया है। वहीं इस पार्क के माध्यम से आम लोगों में योग और योगा करने के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। योग से सीकर शहरवासियों का जुड़ाव मजबूत करने के लिए नगर परिषद ने नवाचार किया है। शहर के मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के स्टैचू लगाए गए हैं, तो वहीं इसके साथ ही पार्क में अलग अलग 4 जोन भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक जोन योग संबंधी क्रियाओं की जानकारी के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा जोन ओपन जिम के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वहीं तीसरा जोन औषधि संबंधी पौधे लगाकर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आम जन को जानकारी देने के लिए अलग अलग औषधीय पौधों के नाम की टैगिंग भी की जाएगी। इसके अलावा चौथा जोन बच्चों को खेलकूद और ज्ञानवर्धन के लिए डेवलप किया जाएगा। मारू पार्क में जो ये विकास कार्य हो रहे हैं वो नगर परिषद करवा रही है, और उसमें अभी तक लगभग 22-23 लाख रुपए का काम अपन कर चुके हैं, और रेस्ट अभी काम होना इसमें बाकी है, जिसमें कई झूले लगने हैं, कई सारे FRP के स्टैचूज़ हैं वो लगने हैं बच्चों के लिए, और इसको एक अपन अलग लुक देना चाह रहे हैं। सिटी के अंदर कहीं भी योग से रिलेटेड अपने पास कोई गार्डन है नहीं, जिसमें अपन इसलिए इसको थोड़ा सा एक जोन अपन ने लिया है, जिसको अपन सूर्य नमस्कार की जो 10 स्टैचू जिसको अपन सर्वांग योग मानते हैं सूर्य नमस्कार को, उसके सारे स्टैचूज़ लगाए हैं, जिससे नए बच्चे युवा वो सारी चीज़ को समझ सके। जो अपने शरीर अगर अपना स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पूरा उनका उपयोग कर पाएंगे। नगर परिषद की ओर से करीब 60 लाख रुपए की लागत से मारू पार्क को आम जन के लिए डेवलप करने व सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। सीकर नगर परिषद की पहल पर शहर के सांवली रोड स्थित मारू पार्क में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के स्टैचू लगाए जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार के स्टैचू को बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। इन 12 स्टैचू के साथ ही महर्षि चरक ऋषि की प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। तो ये 12 स्थितियां यहाँ पे हमने स्थापित की है। जो स्टैचू लगे हैं वो सूर्य नमस्कार के 12 स्टैचू हैं, जिसमें सर्वांगीण आसन, सर्वांग आसन के रूप में आप इसको कह सकते हैं, सारे आसन इसमें सन्निहित हैं। और इसके साथ में जो इस योग के जनक हैं, जो हमारे आयुर्वेद के जनक हैं, परम ऋषि चरक के जो संहिता के जनक हैं, उनकी प्रतिमा भी हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और अनेकों अनेक यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बड़े बड़े एलिफेंट, हाथी और अन्य बहुत सारे प्रकल्प हैं, जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। और ये हमारे सीकर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और लगभग 1 महीने या 20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और मारू पार्क के अंदर बहुत से ऐसे काम है, फाउंटेन वगैरह, इंटरलॉक वगैरह, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लगभग 5-10 दिन हो गए, और 1 महीने के अंदर पहले भी काम किया था ये स्टैचू का। पर्यावरण प्रेमी और योग शिक्षिका अभिलाषा का कहना है
कि योग भारत की देन है और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के बारे में भी बताया है। योग हर व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसे अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार के अभ्यास की ये स्टैचू लगी हुई है। तो मारू पार्क सीकर का सबसे पुराना पार्क है। पहले पार्क के नाम पे यही पार्क था, मारू पार्क और नेहरू पार्क। तो मारू पार्क में बहुत बड़ी संख्या में शहरवासी यहाँ पर मॉर्निंग में वॉक करने आते हैं, साथ ही यहाँ पे योग कक्षाएं भी लगती हैं। तो यहाँ पर स्टैचू लगाना ये बहुत ही अच्छी पहल है जिला प्रशासन और नगर परिषद सीकर की। और वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ देखने मात्र से ही हम उसकी तरफ झुकते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, जैसा देखते हैं वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। तो ये योग के स्टैचू लगे हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इन्हें देख देख कर ही बहुत कुछ सीखेंगे। नगर परिषद की ओर से की गई ये पहल सराहनीय है। शहरवासी योग क्रियाओं को जान सकेंगे। योगाभ्यास के कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली में 1730 में हुए नरसंहार की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। आइए दिखाते हैं इस खास दिन पे हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर में साल 1730 में हुए खेजड़ली नरसंहार की स्मृति में की गई थी। इस दुखद घटना के दौरान अमृता देवी बिश्नोई के साथ करीब 350 से अधिक सदस्यों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह दिन उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। इस दिन ऐसे वन अधिकारियों, वन रक्षकों और पर्यावरणविदों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने वनों की अवैध कटाई और अन्य हानिकारक गतिविधियों से वनों की रक्षा करते हुए आम जन को जागरूक किया, साथ ही पेड़ों की कटाई रोकने में अपनी भूमिका निभाई हो। ये दिवस अतीत पर चिंतन करते हुए हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का भी आह्वान करता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर स्कूल, कॉलेज और पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों द्वारा वन संरक्षण के महत्व और वन शहीदों के बलिदान के बारे में जागरूक करने के लिए कई जागरूक अभियान आयोजित किए जाते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए जयपुर से अमन शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय डाक द्वारा किए गए डिजिटल नवाचार से लेकर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और बिहार संग्रहालय की विशेष प्रदर्शनी तक ये था इस हफ्ते का विशेष। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे खास स्टोरी, खास कहानियों के साथ में। तब तक के लिए मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।